भी कहीं न कहीं नेक्स्ट टू ड्राफ्टिंग है। यस। तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए कैसे प्रोसीड करें वही मैं सोच रहा था बैठ के थोड़ी देर। अच्छा, तो ड्राफ्टिंग वाला आपका एक कुछ बनाया है टेबल, वो तो चाहिए ही सर, बीच में रेफर करते रहे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि इज देयर स्टिल सम डाउट्स रिगार्डिंग द ड्राफ्टिंग? नहीं सर, वैसे तो कुछ डाउट्स नहीं है, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना ही डाउट्स की क्लैरिटी होगी ना, एग्जाम उतना ही कॉन्फिडेंट होगा। मैं ऑन सीरियस नोट ये बताऊं सर कि जब मैंने आपकी फर्स्ट क्लास अटेंड की, मेरा 90% ऑफ डाउट चले थे। चलिए, लेकिन सर मेरा अपना अनुभव है, यदि 90% डाउट क्लियर करने के लिए जितना टाइम लगता है ना, और रेस्ट का 90% भी डाउट क्लियर करने के लिए यानी 9% और अप्रोच करने के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, वो इक्वेशन बड़ा ही एक्सपोनेंशियली चेंज होता है। एक्चुअली ये मेरा सेकेंड टाइम है सर। लास्ट टाइम मैंने दिया था, मुझे 48 आया मुझे। हाँ, किस पेपर में सर? ड्राफ्टिंग के पेपर में मैंने आरटीआई से कॉपी निकाली थी, तो मैंने क्रॉस चेक किया किधर किधर मार्क्स मेरे गए। हाँ, अब मुझे पता चला कि इसको अप्रोच कैसी करनी थी और मैंने क्या गलती की। दैट्स ग्रेट। मतलब मेरे डिस्कशन का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ। शुरू में होता क्या है कि जैसे ही आप आरटीआई से कॉपी निकालते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ गलती हो गई। करेक्ट है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी गलती कहाँ हुई। अब बेसिकली जब गलती पता नहीं चले तो आदमी सुधारे कैसे? बट जब उसका सॉल्यूशन मिल गया तो पता चल गया कि कहाँ करना है और कैसे लिखना है। हाँ, दैट इज गुड वन। मुझे बड़ा अच्छा लगा। पेपर 4 भी मेरा कुछ 10 मार्क्स से गया था, 40 आए मुझे। हाँ, तो उस वजह से मैं आपसे पूछ रहा था कि पेपर 4 को कैसे अप्रोच किया जाए लीडिंग केसेस। पेपर 4 में आपने कौन से क्वेश्चन को लिखा था सकीर साहब? मैं देखिए सर, पेपर 4 में मैंने सुशीला अग्रवाल केस अटेंड किया था। अच्छा, सैंगयोंग केस, ठीक है। एंड ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन का केस, ठीक है। और रूपाहुरा कैलाशनाथ एसोसिएट्स। अच्छा, कितने मार्क्स आए थे कुछ मैंने अभी याद है? आप रिफ्लेक्ट? हाँ, नहीं पेपर है मेरे हाथ में। हाँ, 3 आंसर्स में मुझे 10 मार्क मिले। अच्छा, एक आंसर में मुझे 6 मार्क दिया गया और एक में 4 मार्क। आपको कॉपी शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, आप सबमिट करें। नहीं, मैं आज के डिस्कशन को 3 पार्ट में ब्रेक करता हूँ। पहली बात मैं आपको एजेंडा आज का डिक्लेयर कर दूं सो दैट वी विल प्रोसीड क्लियरली। फर्स्ट पार्ट में वी मोना मैम का जो डॉक्यूमेंट है 74 पेज का, दैट इज द वेरी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट फॉर दिस एग्जाम। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, इंक्लूडिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ द एग्जाम क्या होना चाहिए। इट विल बी द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करूंगा कि हाउ टू रीड और हाउ टू अंडरस्टैंड द हेड नोट्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्जाम एंड अवेलेबल इन द डोमेन इन टर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स SCR। और तीसरा पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी और मेरा आंसर सीट क्या था, क्योंकि मुझे उसमें 60 मार्क्स मिले थे और आई गेस कि किसी को भी उससे कम नहीं मिलने चाहिए। एंड आई विश होपफुली। तो ये मेरा अपना ये पार्ट है। तो शुरू करें क्या?
सर गुड मॉर्निंग। शुरू करने से पहले मेरे पास एक छोटा डाउट था, लेकिन ये ड्राफ्टिंग पेपर का है, इफ यू डोंट माइंड। प्लीज सर मुझे ये जानना था कि सिविल अपील्स और स्टैट्यूटरी अपील्स, क्या ये दोनों एक ही है? मतलब दो तो 24 और 25 सुप्रीम कोर्ट रूल्स में कवर्ड है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और एडवोकेट्स एक्ट। जो बाकी सारे हैं, जैसे ये टीडी सैट के लिए हो गया, ट्राई का, एनजीटी का, इन सब के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिए गए हैं कि उनमें से ही ये सुप्रीम कोर्ट में अपील्स जाएंगी। आर दे द सेम फ्लेवर एज सिविल अपील्स? वही सेम ऑर्डर 19 अप्लाई होगा उनके ऊपर, या मैं नहीं समझ इसका सीधा जवाब जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर 19 रूल 40 में है। उसका पहला पैराग्राफ मैं वापस रीड आउट करना चाहता हूँ थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। दैट इज ऑर्डर रूल 40 कहता है एक्सेप्ट वेयर स्पेसिफिकली अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द रूल्स। इसका क्या मतलब? दिस इज द एक्सेप्शन टू whom? Whatever is provided in these rules। और इस रूल को जब एग्जामिन करें तो प्रोवाइडेड ऑर्डर है दैट इज 23 and 24 especially provided in this rules। Now for those where this is not provided, ये अगला क्लॉज वैलिड होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक्सेप्ट where specifically otherwise provided in these rules, comma, the provision of this order with necessary modification and adaptation shall apply to statutory appeal filed under any enabling act or provision। Under any, the word is written there is any means unlimited। जहां से भी सुप्रीम कोर्ट में अपील आता है, सारे अपील के लिए इस ऑर्डर के प्रोविजंस है। मीनिंग देयर बाई, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करूं क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत होता जा रहा है और बहुत रिड्यूस भी होता जा रहा है। सिविल अपील एंड क्रिमिनल अपील। सिविल अपील के लिए ऑर्डर 19 डेडिकेटेड है इन द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 जी। क्रिमिनल अपील के लिए ऑर्डर 20 डेडिकेटेड। इन लैंग्वेज रूल 20 में, ऑर्डर 20 में रूल 21 भी। तो द थिंग इज दिस कि सिविल के लिए, सिविल जितने भी अपील आएंगे, मैं अपील की बात करूं, चाहे जिस फॉर्मेट में जैसे भी है, पहला पॉइंट ये चेक करना है कि उसके लिए कोई स्पेशल यहाँ पर दिया हुआ है। आंसर इज यस, देन गो थ्रू दैट। यदि रूल्स में कोई स्पेशल नहीं दिया हुआ है, देन अप्लाई दिस एज सिंपल एज पॉसिबल। वी डू नॉट हैव थर्ड चॉइस। परफेक्ट सर, समझ गया मैं। क्लियर है ना? नाउ द थिंग इज, थोड़ा और मैं इलेबोरेट कर दूं। यदि मैं एडवोकेट एक्ट के तहत अपील फाइल करता हूं तो उसके लिए डेडिकेटेड है, दैट इज ऑर्डर 23 जी। यदि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आते हैं तो उसके लिए भी डेडिकेटेड है, ऑर्डर 4, राइट। बट वंस वी आर मूविंग फॉर क्रिमिनल की बात यदि करें, आर्टिकल 134 कन्विक्शन फॉर डेथ है ना, उसके लिए जब हम करें तो ऑर्डर 20 ही ओनली वे है ना, वो तो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है, राइट जी। लेकिन क्रिमिनल का दूसरा वे, यदि एसएलपी की बात यदि हम करें, दैट इज स्पेशल लीव टू अपील है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन 22 रखा हुआ है, ऑर्डर 22, इजंट इट? करेक्ट सर। लेकिन सेक्शन 2 इनलार्जमेंट की बात करें तब कहाँ जाएंगे? स्पेशली डेडिकेटेड है कहीं? सो मेरे अंडरस्टैंडिंग में 20 में ही जाएंगे, वो भी अपील है। एग्जैक्टली, नॉट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ आयोटा भी डाउट नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव अनदर ऑप्शन। बिल्कुल, क्योंकि वो 22 तो फिर एसएलपी के लिए हो गया। हाँ, वो एसएलपी के लिए तो 22 हो गया, राइट। लेकिन जब हम सेक्शन 2 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल जुरिडिक्शन एनलार्जमेंट एक्ट
1970 की बात करते हैं, के लिए भी तो यही अपील जाएगा ना, बिकॉज दैट इज टॉकिंग अबाउट अपील, राइट? जी उसके लिए भी तो यही 20 प्रोविजन जाएगा। और एक और मान लीजिए कि आप इसकी बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ट एक्ट। कंटेम्प्ट एक्ट की अपील आ रही है, मतलब हाई कोर्ट ने किसी को कंटेम्प्ट किया हो और उसकी अपील यहाँ आ रही है, जो कि उसका भी प्रोविजन है हमारे कंटेम्प्ट प्रोविजन। वो कहा जाएगा दिस इज द कंटेम्प्ट। कौन सा नेचर का कंटेम्प्ट है? कंटेम्प्ट यदि क्रिमिनल नेचर का है और उसकी अपील यहाँ जारी, उसके लिए भी सेक्शन 20 ऑर्डर 20 ही है। जी सर। है ना? इनफैक्ट मान लीजिए कोई नया एक्ट इनेबल हो गया 2023 में, मान लीजिए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट को अपील का पावर दिया और वो क्रिमिनल कंसर्न, किसके तहत जाएगी अपील? सर्टेनली 2020 ऑर्डर 20 के तहत। सो जितने भी स्टैट्यूटरी, यहाँ पे ये वर्ड फिर से मैं रीड करता हूँ, बहुत क्लियर वर्ड है, एक्सेप्ट वेयर स्पेसिफिकली अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स, the provision of this court with this order, the provision of this order with necessary modification and adaptation shall apply to statutory appeals filed under any enabling act or provision. पहला लाइन इंपॉर्टेंट है, except where specifically otherwise provided in this. एक्सेप्शन, उस एक्सेप्शन को माइनस करें तो ये प्रोविजन सारे जगह पर लागू। जी सर, थैंक यू। Sir, what according to you is difference between a statutory appeal and regular criminal appeal in drafting? नहीं, आई डिडंट गेट यू, जस्ट फिर से रिपीट करें क्वेश्चन को। एक स्टैट्यूटरी अपील, क्रिमिनल अपील और रेगुलर क्रिमिनल अपील में ड्राफ्टिंग इज कंसर्न, कुछ डिफरेंसेस है क्या सर? स्टैट्यूटरी अपील बोला आपने, रेगुलर अपील बोला आपने, और दोनों को ड्राफ्ट करते समय कुछ डिफरेंस? नो डिफरेंस। देखिए, रेगुलर अपील नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि मैंने पहले एग्जाम में ये गलती की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, द फर्स्ट अपील और रेगुलर अपील, इस सारे वर्ड्स को मैंने अपने मन से क्रिएट करके वहां पर पुट अप करने की कोशिश की। ये वर्ड कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। इस बात को नहीं करता, ये कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ वर्ड जो है ना स्पेसिफिकली लीगल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, और कम्युनिकेशन के दौरान हर ये वर्ड को लोग समझते हैं जनरली। यहाँ पर एक एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन फेयरली हम लोग, मतलब बहुत क्लोजली करती है कोर्ट, राइट? तो आप ये देखिए, यहाँ पर ये वर्ड फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील और ये जो है ना, यहाँ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जब रेगुलर अपील भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रोविजन दो तरीके से एम्पावर किया गया है सुप्रीम कोर्ट को, आइदर एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज आर्टिकल 132, 133, 134, and or it is empowered by various statutes, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, एनजीटी एक्ट, अदरवाइज। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो दो ही चीज एग्जिस्ट करता है, और वो है क्रिमिनल अपील एंड सिविल अपील। यहाँ ये डिस्टिंक्शन नहीं है सिविल अपील में कि ये जो है रेगुलर है और ये स्टैट्यूटरी है, वो हम कर रहे हैं, बट कोर्ट में ये दो ही चीज आता है, आइदर ये सिविल अपील है या क्रिमिनल अपील। एपलेट जुडिक्शन की बात करें, और जब अपील की बात करें तो अपील के रूट कौन कौन से हैं? इट मे बी कम्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, इट मे बी कम्स थ्रू द स्टैट्यूट्स, और under the constitutional scheme, Supreme Court is not made for this deciding the appeals. Generally, last court जो है ना हाई कोर्ट ही है, but exceptionally in certain cases, कुछ specific cases के लिए, और even original court Supreme Court ही है, मतलब बहुत बड़ा ब्रॉड नहीं दिया गया है, वो हाई कोर्ट इज द लास्ट कोर्ट। ये स्ट्रक्चर डेवलप किया गया, लेकिन आज के दिनों में खास करके एसएलपी एंड बहुत सारे डिस्प्यूट्स जो इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही है कि दिस कोर्ट इज फोर्स्ड टू बी टर्न इनटू द एपलेट कोर्ट।
ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी कि कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मोस्ट ऑफ द इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। इवन आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको समझ में आएगा, और ये स्पेशली ये सारे जुरिडिक्शन, बट इतने सारे स्टैट्यूट्स क्रिएट किए गए हैं और उसमें जनरली हाई कोर्ट को बाईपास करते हुए अपडेट प्रोविजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड। यस सर, थैंक यू। उसमें मैं थोड़ा सा एक चीज और कहना चाहूंगा। इसकी शुरुआत हुई थी इससे आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B जब इंसर्ट किया गया था, उस समय कोर्ट, कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल में डिफरेंस क्या है? कोर्ट स्ट्रिक्टली बाइंडिंग विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, ट्राइब्यूनल इज बिट लिबरल। एक डिफरेंस है, यानी दूसरे शब्दों में सिंप्लीफाइड वर्ड में यदि हम कहें तो कोर्ट के अंदर नॉट ओनली सीपीसी एंड सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट भी चलेंगे स्ट्रिक्टली, यानी हर किसी एविडेंस को हम एडमिसिबल नहीं लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑलरेडी एप्लीकेबल है। ज्यूरिस्प्रूडेंस कोर्ट का डेफिनेशन है कि इनको इनहेरेंट पावर नहीं है, मतलब नहीं है। लेकिन ट्राइब्यूनल में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, दे आर ओनली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और उसके प्रोसीजर काफी लिबरल होते हैं, इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। तो ट्राइब्यूनलाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट के समय में ये आइडिया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि कोर्ट आर इंडिपेंडेंट इन सो मेनी टर्म्स। मतलब कोर्ट में इनका फाइनेंशियल कंट्रोल, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वो हाई कोर्ट के साथ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया हुआ, लाइक सबऑर्डिनेट कोर्ट। लेकिन जब ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट होता है तो, और इवन अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, ये सारा कुछ हाई कोर्ट के हाथ में होता है, कोर्ट के टर्म में। लेकिन जब ट्राइब्यूनल की बात करें तो ये किसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट से क्रिएट किया जाता है और उसका पूरा कंट्रोल एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट के पास। जिस डिस्प्यूट को ये ट्राइब्यूनल डिसाइड करती है, उस डिस्प्यूट में ऑलमोस्ट 50% डिस्प्यूट में जनरली ये गवर्नमेंट भी पार्टी होती है या इंटरेस्ट होता है उनका कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व। गवर्नमेंट क्या करती है कि इनका जो अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए, 1 साल के लिए करती है, और ये कहती है कि एक्सटेंशन तभी मिलेगा जो तुम मेरे फेवर में या मेरे कंडीशंस पे काम करो। सो फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज वहां पर होता है इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी, which is strongly taken by tribunalization case जो मोहना मैम ने दिया हुआ है। ये दूसरा पार्ट था। मतलब वन पार्ट ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज 2 एंड पे करते हैं विथ रिलेटिव टू कोर्ट। वन एंड इज लिबरल इन द प्रोसीडिंग्स एंड लॉ रिलेटिव टू कोर्ट, एंड अनदर इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। हाँ, और ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये स्ट्रिक्टली कोर्ट कई बार उसको ये किया है, मतलब एड्रेस किया है डिफरेंट केसेस में। ट्राइब्यूनलाइजेशन का एक सीरीज ऑफ केस हमारे लीडिंग केस में ऑलमोस्ट 4 या 5 केस उसमें इंसर्ट होता है, और लास्ट वाले केस में तो कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अब जो है ना, हम आपके हाथ से ले रहे हैं 24-25 ट्राइब्यूनल जो आपने बनाया है, इसकी अपॉइंटमेंट एक कमेटी के थ्रू होगी, और उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे या अपॉइंटेड बाय द चीफ है। तो ये भी है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, और हर एक चीज के कोर्ट के सारे मैटर को ऑलमोस्ट ट्राइब्यूनल को पास कर दिया गया है। और उस ट्राइब्यूनल में एक प्रोविजन दिया गया है कि हाई कोर्ट को बाईपास करते हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाओ, यानी सुप्रीम कोर्ट को एक अपील के तरह ट्रीट किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है कि कैसे कैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेवलप हुआ है, ये समझने की बात है। बट एनीवे, हम कहाँ थे? आई एम लॉस्ट। लीडिंग केसेस डिस्कस कर रहे हैं। लीडिंग केस नहीं, आई वाज समवेयर इन ड्राफ्टिंग।
सर आप उस पॉइंट पे थे जहाँ पे दोनों चीजें सेम है। रेगुलर अपील को आप समझा रहे थे कि रेगुलर अपील कोई वर्ड नहीं है। उस क्वेश्चन के बाद उससे पहले आपने मेरा क्वेश्चन आंसर किया। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि कोर्ट ने सीरीज ऑफ स्टैट्यूट्स निकाला और बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स क्रिएट किए। जैसे आपको एनजीटी की बात करें, इवन आप इसकी बात करें, क्या बोलते हैं, एनसीटीआरसी की बात करें, एनसीएलटी की बात करें, तो ये सारे ट्राइब्यूनल्स बहुत नए नए बनते चले, बहुत तेजी से बढ़े, मतलब 2010 के बाद बहुत तेजी से बढ़े हैं। और वो सबके लिए जो अपील प्रोविजन है, वो सारा अपील प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट उससे जुडिशियल ऑर्डर के टर्म में मैं कहूँ तो बहुत दुखी है, एंड ऑब्वियसली ये फेयर भी नहीं। मुझे भी लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि दिस इज नॉट फेयर कि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज डिसाइड करने के बजाय आप लगा दें यहाँ पर अपील डिसाइड। तो हम लोग अभी फॉर्मली शुरू करें अनदर मोड, दैट इज फॉर द डीटिंग केसेस। विमोना केस, विमोना मैम ने जो दिया था उसको जरा एक बार डिस्कस करें। भरत जी, यस सर, आप थोड़ा उसको शेयर करेंगे डॉक्यूमेंट को, प्लीज सर। आप उसको भी शेयर कीजिएगा और अपने उसमें वो भी ले लीजिएगा, क्या बोलते हैं, शरद वृद्धि चंद वाला जो 3 जजमेंट का कंपाइलेशन। अच्छा ठीक है, उसको भी ले लीजिए। हाँ नरसिम्हा सर प्लीज। मैंने इसका वो जो कैटेगराइजेशन किया हुआ, सिर्फ मुझे वो पेज दीजिए, मैं उसी पेज पे जाना चाहता हूँ। बस आपने ये नोटिस किया है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस टेबल को लोगों ने कैसे अडॉप्ट किया है, मतलब क्या रिफ्लेक्शन आता है इस टॉपिक से, इस पेज से क्या रिफ्लेक्शन? मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, सिंस लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन का पैटर्न आप देखें, ध्यान से जरा सुनिएगा, इसको स्ट्रैटेजी में काफी हेल्पफुल है। यदि लास्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स के क्वेश्चन का पैटर्न आप देखें, खास करके लीडिंग केसेस का, तो आपको ऑलमोस्ट एंड एटलीस्ट मैं बतला रहा हूँ, दैट इज अराउंडिंग द नंबर, 3 केसेस आपको क्रिमिनल से आते हैं। Am I right or wrong? Correct sir. और यूजुअली 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और 10 क्वेश्चंस आते हैं, समटाइम 12 आउट ऑफ, मतलब 50% ऑप्शन होता है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि वाकई हर बार ऑप्शन होगा, लेकिन ऑप्शन होता है, और आई गेस इस बार भी होना चाहिए। सो दिस इज द लीडिंग केस पैटर्न। फर्स्ट पार्ट आप जरा देखें, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ऊपर नंबर 1, बेसिक स्ट्रक्चर केस में कितने आइटम एसोसिएटेड है, यानी उससे यदि कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, उस क्वेश्चन में इंटरप्ले बिटवीन हाउ मेनी केसेस, लीडिंग केसेस आर देयर। दिस इज 1, 3, 8, 23, 33 and 36. So you need to understand all 1, 2, 1, 3, 8, 23, 33 and 36, isn't it? Now at the same time, if you will come to discuss the 10 number,
Roman 10, that is the FIR, when and how to register. Principles, specifically principles word is there, and the item is 30. What is this item? I am unable to read. भरत जी क्या item है वो? 30? 31 sir, 31. So item is 31. Now अब जरा imagine कीजिए, मैं थोड़ा दूसरे point पे ले जा रहा हूँ और otherwise आप लोग मत लीजिएगा. मेरे सामने 2 क्वेश्चन आता है. एक क्वेश्चन के लिए मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बड़े बड़े केसेस पढ़ने होंगे to answer the basic structure of it. It gets maximum 20 marks. It is may awarded. और उसी समय उसके कंपैरिजन में दूसरा क्वेश्चन आता है 10 FIR ललिता कुमारी, वहां एक केस पढ़ना है and it will get the equal marks. Now मैं पॉइंट आउट ये करना चाहता हूं कि यदि टाइम शॉर्ट हो तो छोटा सा पार्ट को माने 2020 मैच के तरह नंबर कहां से आए वो एक सेंट्रल पार्ट हो जाता है. मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जितने भी हेड्स यहां दिए ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और यदि कोई सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता हो तो एटलीस्ट ये सारे 64 जजमेंट उसको ढंग से समझ आने चाहिए. ये मेरा लैंग्वेज नहीं है, ये फली सर का लैंग्वेज है. और उन्होंने 2018 में यूआर एग्जाम 17 या 18 में, उस समय ILI में लेक्चर होता था, वहां पर उन्होंने कहा कि लोगों ने पूछा था कि कौन से जजमेंट में लीडिंग केसेस को पहले पढ़ा जाए. उन्होंने सार्टी कहा था कि सारे इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिसिंग इन दिस कोर्ट एज एन AOR. सारे कुछ को पता आपको होना चाहिए. ऑल द 64 जजमेंट्स एटलीस्ट यू शुड नो. वन थिंग. अनदर थिंग, अभी हमारे पास चैलेंजेस है. जस्ट 5 days ago वी हैव द एग्जाम ऑन हैंड. इस स्टेज में मुझे क्या करना चाहिए? नाउ मैं अपना कॉपी 2 मिनट में शेयर करूंगा या फिर आपको व्हाट्सएप पर मैं भेज करके शेयर करवाता हूं. मैंने क्या किया था, आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर ऑल दीज 1 to 4 points. 1 to 4 points मतलब मैंने ऑल द 64 जजमेंट्स बहुत तरीके से पढ़े हैं. दैट आई क्लेम एंड आई अंडरस्टैंड कौन चीज कहाँ है. मैंने समझा है, पढ़ा नहीं, समझा है सारे केसेस को और अच्छे तरीके से समझा. इवन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की जो पास्ट हिस्ट्री थी उस सारे चीजों को मैंने स्कैन किया है, तरीके से रिसर्च किया है और अपने ब्रेन में इनकॉर्पोरेट करने की एक कोशिश की है. मुझे सब कुछ समझ आ गया. लेकिन एट द एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन में मैं बैठा, देन आई एम टेलिंग यू माय एक्सपीरियंस कि आधे घंटे तक मेरा पेन नहीं चल रहा. आई वॉज सो कंफ्यूज्ड कि क्या करना है मुझे समझ ही नहीं आ रहा. मेरा आइडिया ये था, मैं प्रिपेयर इस तरीके से था कि मैंने समझा हुआ है एक सर्टेन फ्लैग कंपाइलेशन मिलेगा, वहां पर मैंने फ्लैग लगाना है. जो क्वेश्चन मुझे सेलेक्ट करना है उसको पहले मार्क करना है कि पहले ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा एंड डन. और 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद वहां पे फ्लैग लगाऊंगा. और फ्लैग लगाने के बाद व्हाट दे आर आस्किंग आई विल रिकॉल. और यदि याद नहीं आता है देन आई विल टेक हेल्प एंड राइट डाउन माय आंसर. इट वाज द स्ट्रैटेजी. बट जैसे ही क्वेश्चन मेरे सामने आया उसके बाद बेसिक ये राइट टू प्राइवेसी के क्वेश्चन थे. एंड दिस पार्ट इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज ऑफ 2 and 3 रीजन. क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, लैंडमार्क जजमेंट है इन इंडियन जुडिशियरी, राइट टू प्राइवेसी आफ्टर मनेका गांधी. दिस इज द वेरी मच एक्सटेंशन ऑफ मनेका गांधी. एक रीजन. दूसरा रीजन ये है
कि ये पूरे जजमेंट के दौरान, मैंने पूरी प्रोसीडिंग्स जब इसकी चली थी 9 जजेस बेंच की, तो मैंने एक भी मिस नहीं किया था। तो पूरे आर्गुमेंट मेरे जो है ना ऑब्जर्व किए थे, मेरा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है इन द कोर्ट। उस समय लाइव सेटिंग्स वगैरह भी नहीं होता। तो तरीके से मैंने इस जजमेंट को समझाया, मैंने महीनों टाइम दिया है इस जजमेंट के लिए, और ये जजमेंट मेरे सामने, और ये जजमेंट एग्जैक्टली कनेक्ट करता है थ्रेड को ऑलमोस्ट 7 और 8 जजमेंट के साथ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं 7-8 में फ्लैग करूं या 1 में फ्लैग करूं और क्या करूं। मेरी पूरी स्ट्रेटेजी वहां कोलैप्स होने लगी थी और टाइम पास हो रहा था। So what I did, टॉप प्रायोरिटी पे मैंने सबसे पहले वो लिया जो एक केस फोकस था, और इट वाज द क्रिमिनल केस। मैंने शरद वृद्धि चंद था उसको किया, 5 गोल्डन रूल्स। देन आई FIR ललिता कुमारी, ये भी मैंने लिखा है। Then I wrote the V. Sriharan, I guess it was that. वो तीनों क्रिमिनल के मैंने लिखे, एंड बिलीव मी उस साल 6 क्वेश्चंस लिखने थे आउट ऑफ 12, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 100 मार्क्स। सो एक क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 15 या 16 मार्क्स के थे, बट आई गॉट इन वन 15 आउट ऑफ 16। दैट वाज दैट ललिता कुमारी, और अनदर वन दूसरे में मुझे 13 मिले और तीसरे में मुझे 11 मिले। एंड आई ऑल्सो रोट दैट पुट्टा स्वामी इन द लास्ट, ऑफ कोर्स इट वाज लेस टाइम, बट मैंने एक अलग तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश की, क्योंकि आई रियलाइज मैं थोड़ा सा 2 मिनट उस पर लेना चाहूंगा। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड इट विल रिफ्लेक्ट इनटू द कॉपी आल्सो, माय कॉपी आल्सो। यदि आप आर्टिकल 21 को पढ़ें तो आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय। बहुत 2 लाइन का प्यारा सा ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में कहता है कि नो पर्सन मींस दिस राइट्स इज नॉट कन्फाइंड टू द सिटीजन, shall be deprived of his life and personal liberty। ये जो वर्ड है ना, deprived of his life and personal liberty, ये deprivation है life and personal liberty except according to the procedure established। ये जो लास्ट का फ्रेज है except to the procedure established by law, बेसिकली इसका इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम बहुत बार हुआ है, और उस इंटरप्रिटेशन में जो क्रिस्टलाइजेशन है वो है मनेका गांधी। चूंकि इस प्रोसेस को इनकॉर्पोरेट करते समय इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में इस फ्रेज को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जगह पर्पसली पुट किया गया था। मतलब पहले सजेस्टेड था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और उसको हटा करके आफ्टर डिबेट टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ रखा गया। नाउ क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड। एक एग्जांपल मैं देता हूं। यदि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, किसान कानून, बिल्कुल वो प्रोसीजर फॉलो किया जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि ये इस तरह से पेश होना चाहिए, इस तरह से पास होना चाहिए, इस तरह से असेंट होना चाहिए, इस तरह से पब्लिश होना चाहिए, ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ था, प्रोसीजर फॉलो हो गया, देन लॉ इज फाइन। दैट इज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। उस प्रोसीजर से वो बना है और अच्छे तरीके बना, अनऑथेंटिक नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी क्लियर है, जहां से आना चाहिए था उस तरह से आना है, प्रॉपर्ली फॉलोड बना है, ये आना है। लेकिन वो राइट है या रॉन्ग, यदि वो ये कहे कि पुलिस हैज द पावर टू किल एनीवन, एनी सिटीजन हु आस्क, हु स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देन दैट इज द फाइनल। कोर्ट उस पर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा
क्योंकि वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस में ये है, ड्यू प्रोसेस में मनेका गांधी में एक फ्रेज जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ऐड किया था। सो दिस इज नॉट ओनली प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इट मस्ट बी, द लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल का मतलब वहां पर ये चीज ऐड किया गया था। जस्ट इज जस्टिफाइबल, फेयर मीन्स नॉट आर्बिट्ररी, एंड रीजनेबल मतलब रीजनेबल कम्स, तो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर इज these two words, and reasonableness, this is coming through three part of jurisprudence. One, just means justified, it was comes through the article 14, not arbitrary. Reasonable word was comes through the article 19, and fair words is comes through the principle of natural justice. ये तीनों चीज आया था। लेकिन मनेका गांधी से पहले ये बड़ा ही एकदम करेक्ट सिचुएशन, जरा इमेजिन कीजिए, मनेका गांधी से पहले जितने भी लॉ थे वहां पर ये तीनों टर्म इनकॉर्पोरेटेड नहीं थे, और इसके बगैर पूरा देश चल रहा था। ए.के. गोपालन जो कि 1950 का केस है, उस केस में ये डिसाइड हुआ था कि पुलिस को ये पावर दिया गया था उत्तर प्रदेश में कि आप कभी भी जिसके ऊपर डाउट हो, एप्रीहेंशन हो या क्रिमिनल कैरेक्टर हो, उसको आप कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हो। उसके घर में 12 बजे रात में जाकर के आप उसको उठा सकते हैं, फैमिली हो वो कोई मतलब नहीं है। ये पावर उसको एक्ट में दिया गया और वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करता था और पुलिस इसी में करती थी। कोई गेस्ट भी उसके यहाँ आता था तो वो बाहर रोक करके पूछती, तुम क्या करने जा रहे हो, कैसे कर रहे हो। बट कोई प्राइवेसी इसमें, यहाँ प्राइवेसी का इशू उठा था और वो कोई भी प्राइवेसी कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करती थी, क्योंकि इट वाज द ड्यू प्रोसेस, सॉरी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय। मनेका गांधी में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि प्रोसीजर, और हाँ उसमें एक चीज और आया था, उसमें ए.के. गोपालन में एक चीज और था, वो लॉ लेट डाउन था। यदि टाइम मिले तो हम कभी भी एंटर करेंगे। उस समय जो 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ए.के. गोपालन को डिसाइड की थी, वो ये कह रही थी कि एक आर्टिकल, फंडामेंटल राइट के जितने भी आर्टिकल हैं, ऑल आर्टिकल आर इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट। व्हाट डज इट मीन अबाउट दिस वाटर टाइट कंपार्टमेंट? मतलब एक आर्टिकल को इंटरप्रेट करने के लिए व्हाई शुड आई टेक टू द, दोनों सब अलग अलग है और एक दूसरे से कोई मिक्सअप नहीं है, इसलिए एक को इंटरप्रेट करना दूसरे की हेल्प लेने की जरूरत नहीं। नॉट आर इंटरलिंक्ड, इट वाज द वाटर टाइट कंपार्टमेंट। बट मनेका गांधी में दिस वाटर टाइट कंपार्टमेंट गॉन, और इंटरफ्लो ऑफ वाटर among the fundamental rights, it was started because of these three words, just, fair and reasonable. क्योंकि procedure established by law, it is in article 21, और इसको establish के लिए just word picked up from article 14 and reasonable word picked up from article 19, and the fair word, it's a foundation of the judiciary jurisprudence. So now it become complete. Just to procedure established by law is virtually translated into the due process of law. Not exactly. इसको virtually मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये जो just, fair and reasonables है वो alien नहीं था. It was flows from the constitution itself inherently. और उसके बाद बहुत सारे कानून को टेस्ट किया गया इस लाइन पे, और यदि वो अनरीजनेबल था तो उसको स्टक करना शुरू कर दिया। इट वाज द ह्यूज इम्पैक्ट। बट मनेका गांधी के बाद इट वाज द 7 जजेस बेंच जजमेंट। बट आफ्टर दैट यदि कोई बहुत बड़ा जजमेंट रहा है जो ह्यूजली ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट करता रहा हो, तो वो है पुट्टास्वामी। 2 मिनट में मैं उसको भी कंपाइल करने का कोशिश करता हूं। पुट्टास्वामी में
इसी आर्टिकल के पहले का फ्रेज मैं ये कह रहा था, मनेका गांधी वाज इंटरप्रेटेड टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. However, Puttaswamy is interpreted the deprived of his life and personal liberty. और इसके लिए इसके सोर्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जहां जहां भी वो अवेलेबल, इवन प्रियम्बल, पूरा ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का इसी के लिए है, पर्सनल लिबर्टी. उन्होंने लिखा, चंचूर सर ने लिखा था कि कैसे ऑटोनॉमी इंसान की फ्लो करती. एक इंसान को ग्रो करने के लिए, प्योरली फेयरली ग्रो करने के लिए उसके ऑटोनॉमी को आप टच नहीं कर सकते, वो उसका इंडिविजुअल पार्ट है. और ये सिर्फ यही नहीं, ये ह्यूमन राइट्स भी है. जो ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट में डिफरेंस ये कि फंडामेंटल राइट वो है कि जो आपने रिकॉग्नाइज किया हो या आपने प्रोवाइड कराया हो, बट एक ह्यूमन होने के नाते वो लाइफ बहुत पहले से चलता आ रहा है, आपने जस्ट उसको रिकॉग्निशन दिया हो. तो तरीके से उन्होंने इस चीज को किया और उन्होंने साफ साफ कहा प्राइवेसी के बारे में कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, डिक्लेयर कर दिया. वो एक एक गोपालन से लेकर के यहां तक का इम्पैक्ट, वो पूरा इम्पैक्ट क्लियरिटी पे आ गई. 9 जजेस बेंच का जजमेंट था और एनोनिमसली इस पॉइंट को एक्सेप्ट किया गया कि यस इट्स अ प्राइवेसी फंडामेंटल राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट और नॉट. नाउ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट और नॉट का ये था कि यदि कोई भी चीज एब्सोल्यूट है उसको कोई टच नहीं करेगा. लाइक हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन, यदि एब्सोल्यूट है तो पार्लियामेंट कांट अमेंड. सो एब्सोल्यूट है या नहीं, यदि एब्सोल्यूट कर दिया जाए तो किसी मैनर में कोई उसको टच नहीं करे, मतलब एकदम स्ट्रिक्टली. सो द आंसर वाज नो राइट्स आर एब्सोल्यूट, मीनिंग देयर भाई कि आपके राइट्स को टेकन अवे किया जा सकता. क्वेश्चन वाज हाउ. And the answer is in the another phrase, according to the procedure established by. And the law should be just, fair and reasonable. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि जो भी लॉ गवर्नमेंट बनाएगी जो लाइफ एंड डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की तरफ लीड करेगा. इवन सीआरपीसी क्या है, आईपीसी में जो पनिशमेंट है वो क्या है, दिस इज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ व्हिच इज टेकिंग, डिप्राइव करता है आपके लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को, जेल में जाना और ये बना, इसके लिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड. दिस इज आर्टिकल 21. मैं यहाँ पर एक चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा था. कोर्ट ये कहती है कि यदि आप लाइफ एंड लिबर्टी पे, आई मीन प्राइवेसी पे, जो फंडामेंटल राइट है बट एब्सोल्यूट नहीं है, यानी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है यदि पार्लियामेंट चाहे तो. ये रिस्ट्रिक्शन यदि लगेगा और वो रिस्ट्रिक्शन वाकई रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, एंड इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में बहुत जगहों पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ है. मैं उसमें अभी जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा कंक्लूड करना है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए चला जाऊं सो दैट की क्लियरिटी आ जाए. आर्टिकल 19 को यदि मैं रीड आउट करूं तो वो लिखता है द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा. 1. All citizens shall have the rights A. to freedom of speech and expression, B. to assemble peaceably and without arms, C. to form association or unions or cooperative society, D. to move freely throughout the territory of India, E. to reside and settle in any part of territory of India, and F. deleted, it was the right to property, and G. to practice any profession or to carry on any occupation, trade and business. अब जरा नोटिस कीजिए एक चीज, ये सारे फंडामेंटल राइट में 2 राइट स्पेसिफिकली और ये एडवोकेट के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको पेपर 3 में काम आएगा, एंड दैट वन इज A, the freedom of speech and expression,
and another is G, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. In fact, somewhere this is C also, to form association, union and cooperative society, जिसमें बार एसोसिएशन सारे बने. मैं यहां पर पॉइंट आउट ये करना चाह रहा था कि इवन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, जिसके तहत लॉयर्स पे कंटेम्प्ट लगाया जाता है फॉर देयर बैड कंडक्ट, दिस इज ऑल्सो द restriction on these two fundamental rights. Even section 35 of the Advocate Act, this is also somewhere uska jo outcome hai, that is the punishment, it is the restriction, isn't it? Bharat ji? Yes sir. लेकिन इसी चीज को यदि आप देखिए, ये हमने आर्टिकल 19(1) पढ़ा, यदि आर्टिकल 19(2) पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, 5 पढ़े, 6 पढ़े, तो इसमें से A, B, C, D पर स्पेसिफिकली आप जरा, मैं रीड आउट करता हूं, सिर्फ 2 रीड आउट करूंगा और उसी तरीके से आप मैप कर लीजिएगा. नथिंग इन सब क्लाउज A of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as law imposes reasonable restrictions on exercise of the right conferred by this said subclause in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency, morality, in relation to the contempt of court, defamation or incitement of an offense. So this is talking about centrally reasonable restriction can be imposed on A, that is freedom of speech and expression. किस लिए इम्पोज किया जा सकता है? That objective is also declared for this purpose. Now I am coming on this reasonable restriction. So this word is also repeated in article 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) and so on and so forth. ये reasonable restriction किया जा सकता है because that right is not absolute. अब गवर्नमेंट कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करे, क्या वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? ये बिगेस्ट क्वेश्चन कोर्ट के सामने था और पुट्टास्वामी में कोर्ट ने ये डिसाइड किया, एक टेस्ट लेट डाउन किया कि यदि ये कंडीशन मीट करता है तब ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है, अदरवाइज नॉट. एंड दैट टेस्ट इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट. उस टेस्ट के 3 स्टेप हैं. एक स्टेप ये है कि यदि कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा ऑन फंडामेंटल राइट. देयर मस्ट बी, और अदरवाइज देयर मस्ट बी अ लॉ व्हिच इज पास्ड बाय प्रॉपर लेजिस्लेशन. लॉ हो और लॉ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ पास किया गया हो और उसकी जो ऑब्जेक्टिव है मैंने किस पर्पस के लिए लिया गया क्लियरली एक्सप्लेन हो और उस दायरे को वो पार ना करे. एंड दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट. सो जब भी आप पुट्टास्वामी में जाएंगे तो पुट्टास्वामी का 2 पार्ट है जो मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ. दैट इज 4 पे जो लिखा हुआ जो स्क्रीन पे है, 2 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट सेज प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड व्हाट इज प्राइवेसी, दैट इज आल्सो डिफाइंड. सेकंड पार्ट सेज, and this is very important part, कि यदि it is not absolute. Second part says कि what is the test, that is the test of proportionality. So जब कभी भी हम पुट्टास्वामी को इन्वोक करते हैं तो वहां पर 2 लाइन पे इन्वोक करते हैं. One is the test applicable or not, another is the fundamental right is there or not. Simple. और वही चीज इन्वोक किया गया आपका नवतेज जौहर में. और जितने भी फर्दर केसेस हैं जो आपको दिख रहा है 43, 47
and 48 is Navtesh Jauhar is the 47. इसमें ये कहा गया कि this law is encroach into the privacy. So that is not the fundamental right. यानी पहला पार्ट वहां अप्लाई किया, बट एक काम और हुआ था इन बिटवीन 2017 में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जेनेसिस ऑफ प्राइवेसी का. पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया था. इट इज द, आप पढ़ेंगे प्रोविजन है दो तरीके का बिल, एक मनी बिल है, दूसरा लेजिस्लेटिव बिल है. मनी बिल के लिए बहुत सारे अलग कंडीशन एंड इंग्रेडिएंट है, और वो केसेस जो है ना, वो कंडीशन जो है ना, वो डिसाइड करता है कि मनी बिल है या नहीं है, और इसका डिसीजन पार्लियामेंट के जो स्पीकर होते हैं उनका फाइनल होता है. मोदी जी ने फाइनेंस एक्ट मनी बिल के तहत 2017 में पास कराया, और उसी बिल में बहुत सारे लेजिस्लेटिव बिल, मैंने कुछ ट्राइब्यूनल्स बना लिए, इवन आधार एक्ट उसके अंदर ला दिया जो मनी बिल का हिस्सा नहीं था. एंड इट वाज चैलेंज्ड, और यही चैलेंज में आ गया था. तो ये टेस्ट आधार एक्ट पे अप्लाई हुआ था, जो प्राइवेसी का, मैंने पुट्टास्वामी का दूसरा 5 जजेस का बेंच है, वो जजमेंट, और उसमें वो टेस्ट अप्लाई किया गया था कि ये जो लॉ है बना है, डज दिस फॉलोड द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. उस 5 जजेस के बेंच में, इंटरेस्टिंग पार्ट में बतला रहा हूं, 9 जजेस बेंच में द लीड ऑथर वाज डी.वाई. चंद्रचूड़, रिसेंट अभी प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और 5 जजेस वाले बेंच में, इवन इंक्लूडिंग ही वाज आल्सो द पार्ट. बाकी 4 लोगों ने कहा कि तुमने जो जजमेंट लिखा ना, वो तुम ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो. He said, माने majority said कि this Aadhaar Act is valid, pass the test. Chanchur said in dissenting judgment कि this not pass the test because decision of the speaker is not fair. It was not proper. क्योंकि जो मनी बिल नहीं भी है उसको आप मनी बिल कह देने से मनी बिल नहीं हो जाएगा, इंग्रेडिएंट वहां मैप नहीं करता. सो द पॉइंट इज दिस, सिटीजन के सामने एक नया मोर आया, एक नए टूल्स इन हैंड आए, एंड दैट वाज द प्राइवेसी. अथॉरिटेटिवली आया, और उसने ये क्लियरली उसकी प्राइवेसी में इंक्रोच, यदि कोई भी लॉ करता हो, कोई भी एग्जीक्यूटिव और अदरवाइज एक्ट करता हो, they are equipped to implement them. And another is reasonable test. यदि कोई भी legislation बन करके आता है, उसको कैसे टेस्ट करें, ये दोनों चीज क्रिस्टलाइज किया गया था, और दोनों का यूज सीरीज से 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट पे इमीडिएटली विद इन 6 मंथ अप्लाई हुआ, एंड ऑल आर द पार्ट ऑफ लीडिंग केसेस. So it was the story of privacy, but I wrote that 16 marks questions and I got only 6 marks questions because I was unable to write the so many things into the paper within short period of time. But I clearly, I guess, as I remember, ये जो आर्टिकल 21 का डिस्टिंक्शन मैंने कहा था, मैंने शुरुआत ही वहीं से की थी. It was connected with the article 21 and the very landmark judgment to the procedure established law is settled by the Maneka Gandhi. And this part is taken in this, but I got the only 6 marks into that. So out of the box experiment करना भी कई बार ठीक नहीं होता है. So it was my experience. So my point is this कि इस 1 घंटे के डिस्कशन का जो पॉइंट ये है, वो पॉइंट ये है कि जो शॉर्ट एंड स्वीट है, जो आपको टेस्ट में 2020 में आप हिट ले और मार्क्स मिल जाए, वो वैसे होते हैं जिनमें आप एक और छोटा छोटा केस का कंपोजिशन, you know, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन 1 is the 13 जजेस बेंच जजमेंट. तो आपको यदि फ्लो याद हो और क्वेश्चन बिल्कुल सटीकली सामने आ रहा हो, एग्जैक्टली आपको वो अटेम्प्ट करना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए. बट स्मार्टली आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसा भी कर लेना चाहिए जो कि एग्जैक्टली आपके पॉकेट में नंबर ला करके.
So all about depend on your strategy. So this is the part what I want to say. So somewhere मैंने जैसे मान लीजिए इसकी बात यदि आप करें, that is called DK बासु और अश्विनी कुमार, ये दोनों अरेस्ट, कस्टोडियल टॉर्चर एंड कस्टोडियल इंटेरोगेशन 9/11 नंबर पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें दो पार्ट है, एक एक्सट्रीम एंड है दोनों। एक में कोर्ट ने, डीके वासु में कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया और अश्विनी कुमार में कोर्ट ने डिनाई किया कि नहीं मैं नहीं कर रहा। सो ये दो लाइन सेट किया है कि इस लाइन के ऊपर हमने डायरेक्शन सेट करना है, देना है, अदरवाइज डायरेक्शन नहीं देना। यू नो डायरेक्शन मीन्स व्हाट? जहां लेजिस्लेशन नहीं है उस समय हम लेजिस्लेटिव वर्क करें, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब जुडिशियरी अपने जुरिडिक्शन से हट करके लेजिस्लेटिव के जुरिडिक्शन में जाकर के लॉ लेट डाउन कर, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। सो जहां लॉ है ही नहीं और उसके लिए आप गाइडलाइंस बना रहे हैं, इट इज द पार्ट ऑफ जॉब ऑफ पार्लियामेंट। बट डीके वासु के केस में उन्होंने डायरेक्शन प्रॉपरली इशू किया है कस्टोडियल डेथ के अगेंस्ट, और दोनों केस कस्टोडियल डेथ के अगेंस्ट ही आया हुआ है। नाउ ये अनदर पार्ट था। ये फर्स्ट पार्ट आई कंक्लूडेड। ऑब्जेक्टिव मेरा ये था कि आप, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली जो कनेक्टेड केस है उसको एक जगह ला करके आपके सामने रखा है, और इन डेप्थ यदि आगे पेज पे जाए तो प्रॉपर पैराग्राफ आपके सामने रखा है, और इतना मतलब छोटा और इतना प्यारा डॉक्यूमेंट, मतलब रियली रिस्पेक्टेबल है। ये बहुत ही अच्छा काम है, मुझे बहुत पसंद आया ये छोटा सा जजमेंट। सो आप उसके थ्रू जाए और जरूर जाए। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा था कि इफ यू विल गो टू, बिफोर गोइंग टू दैट, पहले आप ये देख लीजिएगा कि एग्जाम में जाने के बाद आपको कौन सा क्वेश्चन करना है और क्यों करना है, कितनी क्लियरिटी आपकी है। सो आपका डिसीजन ऑन द स्पॉट इट वुड बी मैटर्स इन फर्स्ट 5 मिनट्स आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चंस करना। नंबर 1। Number 2, you must have to aware about the pattern of head notes और judgment। इसको भरत जी यहां से हटा दीजिए। आप दूसरा वाला लेकर के आइए जो मैंने बोला था आपको। इट इज अंतुले अशोका रूपहुर्रा, अशोका रूपहुर्रा स्पेशली। अशोका रूपहुर्रा के पार्ट पे ले जाइएगा। Yes, this is the head notes of the Ashoka Rupahurra. This is the additional part of the judgment. इस पे मुझे आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे, जरा अच्छा लगेगा। दिस इज, क्या भरत जी सही बोल रहा हूँ ना या नहीं? समवन थोड़ा सा, सो दैट कि आई कैन, क्योंकि इसको क्लियर करना जरूरी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल होगा आपके लिए। आप जरा देखेंगे इसके पैटर्न को, ये देखेंगे भरत जी। तो फर्स्ट पार्ट, मतलब ये हेड नोट्स को हम सकते हैं, हेड नोट्स इज द सप्लीमेंट टू द जजमेंट, एंड जजमेंट इटसेल्फ comprising the ratio, yani all the word in the judgment is not the ratio. So whatever is the ratio pronounced into the judgment, that is extracted from that judgment and put it into head notes. So judgment का हमारा 3 पार्ट है। इस पार्ट को जरा आप देखें, जरा समझ। हर जजमेंट में आप देखेंगे SCR का ये पैटर्न है, SCR का हेड नोट्स है। एक इटैलिक वर्ड्स में यहाँ पर लिखा हुआ है समथिंग, उसके बाद आप दूसरा देखेंगे कि यहाँ बोल्ड वर्ड शुरू होता है, बस यहाँ होल्ड कीजिए, बोल्ड वर्ड शुरू होता है और यहाँ एंड होता है आंसरिंग द क्वेश्चन बिफोर दैट वर्ड, मीनिंग देयर बाई आफ्टर इटैलिक, यही रोके रहिएगा, हटाइएगा नहीं। आफ्टर दिस इटैलिक, दिस पार्ट विल रिफ्लेक्ट यू व्हाट वाज द इश्यूज इन द बिफोर दैट कोर्ट, क्यों कोर्ट में आए हैं। मतलब सिर्फ इतना पार्ट को पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में इश्यूज क्या था। एक एग्जांपल में दे रहा हूं,
the common question for consideration in the instant writ petition were whether writ petition under Article 32 of the Constitution of India would be maintained to the question of validity of the judgment of Supreme Court after the petition for review of the said judgment was dismissed. Clear है? फिर से रिपीट करूं मैं तोड़ करके. Writ petition, whether writ petition under Article 32 of the Constitution of India could be maintained, means 32 की maintainability under question है. Regarding what? To question the validity of judgment of Supreme Court. Supreme Court ने judgment दिया, उस judgment को यदि हम 32 में challenge कर दें, क्या वो maintainable होगा? It was the question before that. वो भी तब जब उस जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू भी ये डिसमिस हो चुका है, और ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्यूरेटिव था नहीं, और इसी जजमेंट से क्यूरेटिव का जन्म हुआ, इसलिए क्यूरेटिव उस समय कंसीडर नहीं कर सकते. सो ये इशूज था, और इंटायर जजमेंट में कोर्ट इसी को आंसर करती है. दूसरे टर्म में कहें, आप ड्राफ्टिंग में इसको ले जा करके कहें तो ऐसे ही आप लिखते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ, the spirit of entire case. दूसरा क्वेश्चन ये था कि whether the order passed by this court could be corrected. Now ये इसके अंदर थोड़ा सा मीनिंग है, जरा सोच करके देखिए तो आपको समझ में आएगा. करेक्शन की बात तब आएगी जब ये एस्टेब्लिश्ड हो कि ये गलत है या नहीं, और यदि कोर्ट क्लियर है, कन्विंस है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, जजमेंट पास्ड, review dismissed, is there any remedy left to correct it? They are exploring the another opportunity in this question. Just check it out. Whether the past order by this court could be corrected under its inherent power after dismissal of review petition on the ground that it was passed either without jurisdiction or in violation of principle of natural justice, or due to unfair procedure giving a scope of bias which resulted in abuse of process of the court or miscarriage of justice to an aggrieved person. ये दो इश्यूज इस कोर्ट के सामने हैं. अब जरा सा आप ऊपर देखिए, दो क्वेश्चन है यहाँ पर, सिर्फ छोटा सा सैंपल है, ये मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ. मैं ये कोशिश कर रहा हूँ जब भी SCR के हेड नोट्स को आप पढ़ने के लिए जाएं, इस पार्ट जब आप पढ़ेंगे ना, पूरा इश्यूज आपको समझ में आ जाएगा, क्या आगे होने वाला है. उस पर भी आप छोटा सा एक इंसाइटेशन अपने ब्रेन में ले सकते हैं, बट क्लैरिटी आगे आ जाएगा यदि आप जाएंगे तो. थोड़ा और ऊपर कीजिए तो. नहीं, नीचे का पोर्शन मुझे दिखाई. नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज. इसके नेक्स्ट पेज पर जी. सर ये शॉर्ट वाला है, फिर बड़ा वाला में फोन करना होगा, थोड़ा 2 मिनट टाइम, 1 मिनट. ओके, ठीक है. आप रहने दीजिए. इसका आप ऊपर वाला ही दिखा दीजिए मुझे, इटैलिक पोर्शन. ओके. ठीक है. अब जरा आप देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं, और इस हेड नोट्स पे फर्स्ट इटैलिक वर्ड पे मैं जजमेंट में नहीं गया, इवन हेड नोट्स के डिटेल में नहीं गया हूं, सिर्फ इश्यूज पढ़ा. और अब ऊपर पे मैं यहाँ पर इसको पहला पैराग्राफ देखना चाहता हूँ. दिस इज, मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ इस पॉइंट से, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, itself speaks about the question 1 and another paragraph which is itself speak about the answer ये question 2, issues 2. आप जरा रीड करके देखिए. आर्टिकल 12 and 32 dash writ petition dash risk of certiorari challenging validity of judgment of Supreme Court after dismissal of review herein, maintainability of, उसके बाद हेल्ड है. यहाँ एक लैंडमार्क पॉइंट है, हेल्ड है. आप इस पकड़ के इसके पहले का जितना भी पार्ट है, उस पार्ट को असेंबल करके एक सेंटेंस बनाएंगे, आपको इशू 1 दिखाई दे जाएगा. Am I right or wrong?
देखिए, मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिट पिटिशन, स्पेशली रिट ऑफ certiorari against the challenging validity of judgment of Supreme Court after dismissal of review petition was in question in this case. और हेल्ड के बाद का जो पार्ट है इस क्वेश्चन का आंसर सो नॉट मेंटेनेबल. व्हाई? द रीजन इज superior court of justice do not fall under the ambit of the state or other authorities under article 12. दूसरा था कि यदि करेक्ट करना हो आफ्टर रिव्यू, is there any answer, is there any way? The answer is this: article 142, revocation of judgment of Supreme Court after dismissal of review petition, permissibility under inherent permission power held. ये दूसरा क्वेश्चंस को इंडिकेट किया था. नाउ हेल्ड के बाद उस क्वेश्चन का आंसर है कोर्ट में रिकंसीडर इट्स जजमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर in rarest of the rare cases to prevent abuse of its process and to cure gross miscarriage of justice. और उसके जो grounds है ना, grounds and procedure for such reconsideration is laid down, which is now incorporated as order 48 of the Supreme Court. थोड़ा सा और ऊपर कीजिए. और during the pronouncements of this judgment, एप्लीकेशन ऑफ वन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्स डिविटियो जस्टिसिया, इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है और अप्लाई किया. मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट करना चाहता हूं, अशोका रूपा हुर्रा का एक पेज, सिर्फ एक पेज विच कंटेन्स दिस इटैलिक एंड द बोल्ड पार्ट, सिर्फ एक पेज को पढ़ करके क्या हमने केस को नहीं समझा? So the thing is this, जो लिस्ट में हमारे केस दिए हुए हैं, मैम ने दिए हैं, कैन वी गो थ्रू दिस ओनली इटैलिक? मैं दूसरा क्वेश्चन ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ इटैलिक पार्ट डज नॉट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड, टेक द लीड कि किस केस में क्या है. My point is very simple. The entire head notes का जो इनिशियल इटैलिक पार्ट है, इट इज द समरी ऑफ द एंटायर हेड नोट्स. आप वहां से क्लू ले सकते हैं, समझ सकते. यदि आपका हेड नोट्स पढ़ा हुआ है तो दैट इज ओनली टू रिकॉल इट, समराइज इट. सो इस पार्ट को हम एग्जाम में कैसे यूज कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि जैसे ही हो सकता है कि कुछ चीज आपके ब्रेन से स्लिप करे, कोई वर्ड स्लिप करे या कोई प्रॉपर पार्ट स्लिप करे, कोई डॉक्ट्रिन स्लिप करे, उसको रिकॉल करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से आपको सारा चीज रेफरेंस के लिए मिल जाएगा. आपका मेमोरी वहां टेस्ट नहीं किया जाता, आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाती है. बट वन मेजर चैलेंज इज दिस कि आप पहली बार वहां बैठ करके जजमेंट पढ़ने लगे, दैट इज द सुसाइडिंग अटेम्प्ट. यू नीड टू रीड इट, प्रिपेयर इट इन एडवांस, नीड नॉट टू मेमोराइज इट, अंडरस्टैंड इट क्लियरली with clear strategy that how would you use this part, and accordingly आप उसको परफॉर्म करें और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें कि हाँ भैया ये आया तो इतने टाइम में इसको कैसे लिख लेना है. और ऑलवेज फोकस ऑन द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो कई बार एक फैसेट, जैसे यहाँ पर दो फैसेट है, तो पहले फैसेट यदि पूछ लिया दैट देयर इज नो नीड टू आंसर द अनदर वन. सकीर हुसैन साहब माइक जरा म्यूट कर लें, लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही. थैंक यू. सो मैं ये पॉइंट आउट कर रहा था कि आप जब इस तरीके से इटैलिक वर्ड को यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत, और ये वाला जो पार्ट है कि फैक्ट पार्ट जो बोल्ड लेटर में लिया हुआ है, अप टू
आंसरिंग द क्वेश्चन या हेल्ड, उससे ऊपर वाला पोर्शन। सिर्फ एक इसी इंटेंशन को समझने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक अटेम्प्ट लिया था, दैट आप लोगों के पास भी होगा। मैंने 63 जजमेंट का सिर्फ यही वाला पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट करके अलग कर लिया, सो दैट कि उसको वन गो रीड भी कर लें तो बहुत कम समय में अब वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर जजमेंट। सो मैंने इसको जो समझाना था वो मैंने समझा लिया। ये जजमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। आप लोगों को यदि कोई डाउट हो और यदि कुछ पूछना चाह रहे हो या कुछ समझना चाह रहे हो या डिस्कस करना चाह रहे हो तो मोस्ट वेलकम। भरत जी आप इसको हटा सकते हैं यहां से। मैंने दो चीज एक्सक्लूसिवली डिस्कस करने की कोशिश की है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम और दूसरा हाउ टू यूज द हेड नोट्स इनटू द एग्जाम। क्योंकि ये दोनों मैंने किए हैं और सक्सेसफुली गॉट द 60 मार्क्स इनटू द पेपर। सर आप बता रहे थे कि आपने एक्सपेरिमेंट किए थे, मतलब एक बार जब 60 आए थे उससे पहले भी आपने ट्राई किया था, तब कम आए थे, जब कंसोलिडेट योर थॉट्स टू पुट इन व्हाट टू पुट इन द आंसर। उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दीजिए कि किस तरीके से मतलब करना है, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं। एक चीज बहुत क्लियर है, और देखिए एग्जाम जब आप लिखने जाते हैं ना, तो मेरे एक्सपेरिमेंट का मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है जो मैंने, वो एक्सपेरिमेंट के पीछे रीजन ये था कि फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया। यस सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, किन्हीं का माइक खुला हुआ है और आपकी आवाज नहीं आ रही है। सालवे साहब प्लीज अपने आप को कर लें, म्यूट कर लें प्लीज, क्योंकि बैकग्राउंड का आवाज आता है। मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि दो तीन चीज नहीं करनी होती है, वो आप यदि करेंगे ना तो यू आर इन ट्रबल। एक, योर ओन इंडिविजुअल ओपिनियन आप यदि पुश करेंगे ना, यू मस्ट बी इन ट्रबल। आप अपना ओपिनियन से रिस्ट्रेन करें अनलेस अनटिल दे इन्वोक्ड यू बाय द वे ऑफ क्वेश्चन। जब तक वो पूछे नहीं, बोले नहीं, तब तक आपको ये नहीं करना चाहिए। बोलने के बाद भी बड़ा बैलेंस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। दूसरी बात, इसी चीज का दूसरा साइड में बतला रहा हूं, आप जो कुछ भी लिखते हैं, लिखने के बाद उसका एक रेफरेंस आप उनको सपोर्ट कर दे, दैट मीन्स तो अथॉरिटी चला जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यही बोलूं, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड of his life or personal liberty except according to the procedure established। और यहाँ पर authority that is reference मैं नहीं दूं, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, सिर्फ ये लाइन सपोर्ट ना करूं। क्या आपको लगता है कि मैं यही कंटेंट को अपने मन से बोलूंगा तो पूरा कंप्लीट बोल दूंगा दिस मिनिमम वर्ड्स में? दिस इज रेयरली पॉसिबल। सो द डेफिनेशन जो है ना, वेल कंसीडर्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड वर्ड होता है, उसको आप पुट फॉरवर्ड कीजिए और उसका रेफरेंस आप जरूर दीजिए। ये दो चीज आपके किसी भी स्टेटमेंट को क्रिस्टलाइज करने के लिए सफिशिएंट, अदरवाइज दीज आर वेरी लूज। यस मैम, सुवेनी बैनर्जी मैम प्लीज। एक चीज और, जैसे 5 क्वेश्चन आएंगे तो हाउ मेनी पेजेस आर सफिशिएंट, मतलब दो द आंसर इज की कंटेंट इज मस्ट, बट फिर भी एक आइडिया के लिए। एक सेकंड, गिव मी 1 minute टाइम, जस्ट आई एम फाइंडिंग आउट माय दिस
answer set and then sharing on the screen. Let me just give me the 2 minutes. सर मीनवाइल ये पूछ रहा था, जो 15 केसेस जो मैम ने स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करे हैं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए मैं 1 मिनट मांग रहा हूँ। मैंने ग्रुप पे मैंने अपना वो पार्ट जो डिस्कस किया था उसको मैंने शेयर किया है। अभी मैं स्क्रीन पे भी उस चीज को शेयर करता हूँ। मैं अपने ही एंड पे स्क्रीन पे उसको शेयर कर रहा हूँ। ये आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग? आ रहा है। ये मैंने अब ऊपर में पेज देखेंगे तो फर्स्ट 2 पेज जो फॉर्मल पेज है मार्क्स वगैरह का, उसके अलावा मुझे 11 पेज में ये टोटल कंपाइल्ड है। यानी मैंने 5 क्वेश्चंस 9 पेजेस में लिखे हैं। थोड़ा सा और मैं आपको दिखाऊं तो इसके मार्क्स का टेबल वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ये पेज सर? यस सर देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 3 पार्ट का था। एक पार्ट में 5 से ज्यादा नहीं मिल सकता है, उसमें मुझे 15 नंबर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे 11 नंबर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे 13 नंबर मिले हैं और ये तीनों क्रिमिनल हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे सिर्फ 5 नंबर मिले हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे 10 नंबर मिले हैं। और 12 जो पुट्टा स्वामी है उसमें 4 + 2 6 नंबर मिले। क्लियर है? टोटल 60। नाउ मैं आपको नीचे दिखाना चाहता हूं कि मैंने लिखा कितना है। दिस इज द 13 मार्क्स 5 गोल्डन प्रिंसिपल। आप देख लीजिए, ये एक पेज है। पहला क्वेश्चन थोड़ा लंबा लिखाता है और ये दूसरा पेज, एंड द आंसर इज फिनिश्ड। तीसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 ललिता कुमारी, जिसमें मुझे 15 नंबर मिले हैं। ये आपके सामने है, ये पूरा पेज है। और टाइप्स ऑफ एफआईआर, दिस इज द अनदर पेज। ठीक है, एंड डन।
ये अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज रिगार्डिंग टू 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, हाँ, IPC 54। ये आंसर मैंने एक पेज में ही कंक्लूड कर दिया, दूसरा पेज गया ही नहीं। हैव अ लुक दिस क्वेश्चन नंबर 4 and I got 11 marks. But what they asked, I am trying to attempt fairly on that line. पांचवा क्वेश्चंस मेरे क्योटो का था जो 5 नंबर मिले हैं, इट वॉज अनेबल टू कनेक्ट विद इट, एक पेज। क्वेश्चन नंबर 10 ये था लैंड एक्विजिशन मैटर, I got 4 and 6 10 marks. This is the 1 page answer. And question number 12, what I was talking about, that is Puttaswamy. The objective of the preamble, I started from there to secure justice and all. And Article 21B, B part, and further, no person. Sorry, just a minute. Someone is waiting. देख रहे हैं, इसमें मैंने वो थोड़ा सा एलेबोरेट किया, बट आई गॉट द 6 मार्क्स। 2 पेजेस को मैंने एक्सपेंड करने की कोशिश की एंड द एंटायर एग्जाम इज डन। ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिया है। Really, sir, support extended by you is highly admirable. So far, I have not seen such type of expertise. ये बहुत बड़ी माइथोलॉजी, मेरी टेस्टिंग में एक ये भी पार्ट था कि लोग ये कहते इतना लिखना है, उतना लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है, ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है। मैंने एकदम डॉट ऑन द पॉइंट लिखा। और आप एक चीज और देखेंगे कि उसमें कहना है कि ये एक्सटेंशन केस, वो एक्सटेंशन केस, ये लीडिंग है, मैंने कुछ सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इट वॉज माई लिमिटेशन, आई कांट मेमोराइज सो मेनी साइटेशन, I know my limitation. Actually, we'll come to know how मतलब, to. can you believe this? Can you believe this? कि someone will write the 9 pages for the leading, the entire paper. And got 60 marks. मैं आपको ये रिस्क लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो माइथोलॉजी है कि बहुत लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, वो लिखना, टू द पॉइंट लिखना कंसर्न पार्ट है। 2 पेपर मैंने आपके साथ शेयर किए, मैंने भी 2 पेज लिखे, 1 पेज लिख करके 11 नंबर लिए और 2 पेज लिख करके 6 नंबर। क्यों? क्योंकि दूसरे क्वेश्चन के आंसर को आप पढ़ेंगे तो एवरीथिंग इज करेक्ट बट नॉट कनेक्टिंग टू दैट क्वेश्चन। जहां मुझे कम मार्क्स मिले, आई वॉज डिजर्विंग फॉर द लेस मार्क्स। कोई भी फेयर एग्जामिनर उससे ज्यादा मार्क्स वहां अवार्ड नहीं कर सकता है। क्वेश्चन ही अलग है, वो अलग बोर्ड क्रिएशन और उसके ऊपर फायरिंग वाली बात हो जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्शन। सो आई गेस कि इस पेपर में भी आप लोगों को थोड़ी सी स्ट्रैटेजी क्रिएट करने में, अप्रोच करने में शायद थोड़ा कंफर्ट जोन महसूस हो, सरप्राइज ना लगे, आप प्रिपेयर रहें, वेल कंसीडर्ड रहें, पहले से अपने आप को तैयार रखें कि कैसे क्या करना है और अकॉर्डिंगली परफॉर्म करें। क्योंकि हेड नोट्स वहां पर देता है, इस वजह से बहुत कुछ मेमोराइजेशन का प्रेशर रिलीज रहता है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, यदि आप लोग लेना चाहें और उसको साइट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये तो हमने शेयर कर ही दिया। एक और चीज है, एक जजमेंट है, दैट इज द सील्ड कवर जजमेंट। सील्ड कवर जजमेंट का एक सर्टेन पैराग्राफ मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, उस पे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। चंचूर साहब ने लिखा है उस जजमेंट को।
एक सेकेंड, जुडिशियल रिव्यू। मैं थोड़ा सा एक और स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं बिफोर बाइंड अप। ये दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ा सा आप ऊपर करें तो मैं दो तीन चीज दिखाना चाह रही। ये जजमेंट इस नाम से है। अब तो स्क्रीन को मैं रोक रहा हूं, यहां देखिए। मध्यमा ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सिविल अपील 8129/2020। इट वॉज प्रोनाउंस्ड बाय डीवाईसी। स्क्रीन पे दिख रहा है ये? जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय जस्टिस चंद्रचूड़, सीजेआई। और इसमें इन्होंने एक प्रॉपर पैराग्राफ में इंडेक्स ये बनाते हैं। ये जो ई पार्ट है, ई पार्ट, दैट इज जुडिशियल रिव्यू ऑन प्रोसीजरल ग्राउंड। दिख रहा है ये? सिर्फ मैं पेज 26 के इसी पॉइंट पे मैं सीधा लैंड अप करना चाहता हूं जो यहां पर आ गया। इसको जब आप देखेंगे, इसका 31 पैराग्राफ 32, ये जो 32 है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का बेस्ट एंड मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कंपाइलेशन है। मुझे ये इतना प्यारा लगता है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को यदि फ्यू वर्ड्स में कोई कंपाइल कर सकता है तो यहाँ पर दिख रहा है बाय द चंद्रचूड़ साहब। ऑडी अल्ट्रम पैटर्न एंड नेमो जेडक्स इन काउसुआ। इसका जो पहला पार्ट है, ऑडी अल्ट्रम पैटर्न इनकैप्सुलेट्स द रूल ऑफ फेयर हियरिंग। दैट्स इट। क्या नहीं लगता कि इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया? इनकैप्सुलेट्स व्हाट? द वर्ड, कितना प्रॉपर एप्लीकेशन है इनकैप्सुलेट्स का। सही जगह पे सही वर्ड यूज करके 5 वर्ड में पूरे इस फ्रेज को, जूरिस्प्रूडेंस को डाल दिया। इनकैप्सुलेट्स द रूल ऑफ फेयर हियरिंग एंड अनदर इनकैप्सुलेट्स द रूल ऑफ अडूल अगेंस्ट बाइस। सबने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, लेकिन इतने कम वर्ड में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कंपाइलेशन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। मतलब ये मेरे लिए बहुत ही म्यूजिकल था। और दैट इज नो पर्सन शुड बी जज ऑफ इट्स ओन केस। ये 2 पार्ट है जो कहीं भी आप इस पैराग्राफ को यूज कर सकते हैं, जहां मनेका गांधी में भी यूज करने को आएगा, इवन आगे भी आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, इन्होंने मनेका गांधी से लेकर के अभी तक के जितने भी इवेंट में, देखिए ये जो पार्ट है ना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, पर्पस एंड कंटेंट, फेयर आउटकम, और ये सारा लिखते हुए ये देखिए किस केस में इनहेरेंट वैल्यू ऑफ फेयर, कैसी इसकी हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री को एक जगह पर कंपाइल किया है विद इन फ्यू केसेस। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ड्यू प्रोसेस कहां से आया है, पुट्टास्वामी, मैंने दिस पार्ट आल्सो डिस्कस्ड पुट्टास्वामी एज वेल एज द मनेका गांधी एज वेल एज द, देखिए मनेका गांधी एंड यूनियन ऑफ इंडिया का पूरा क्रक्स यहाँ पर लिखा हुआ। आप आगे देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स इन नेचुरल जस्टिस, द इम्पैक्ट ऑफ मनेका गांधी, 2 पैराग्राफ ए के गोपालन से स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ मनेका गांधी के रेशियोज लाए हुए हैं, वाटर टाइट कंपार्टमेंट, यहाँ आरसी कुको। आफ्टर दैट आप आएंगे तो थोड़ा और नीचे आए, फिर से मनेका गांधी का डिस्कशन है। स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट ऑफ रीजनेबल प्रोसीजर, प्रोपोर्शनैलिटी एंड रीजनेबलनेस, जो मैंने अभी पुट्टास्वामी के बारे में बताया। आरसी कुको मनेका गांधी में क्या था उसका स्टेटस। देखिए केएस पुट्टास्वामी 52 पैराग्राफ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर 9 जजेस दिया है जिसका आगे एप्लीकेशन हुआ है, एंड दैट्स इट। मतलब ई पोर्शन आपको पूरे तरीके से देखना है, दैट्स इट। पैरा 52 तक आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके पुट्टास्वामी, मनेका गांधी एंड अदरवाइज समझ में आएंगे।
So what I want to point out, कि ये सील्ड कवर जजमेंट जो है चंचूर साहब का, किस डेट का जजमेंट है वो मैं आपको रीड आउट करता हूं, आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यदि आप कहें तो मैं ग्रुप पे डाल दूं। ये है जजमेंट 5 अप्रैल 2023। इससे ज्यादा रिसेंट कोई जजमेंट हो सकता है क्या, जिसमें मनिका गांधी भी डिस्कस हो, पुट्टास्वामी भी डिस्कस हो, बेसिक स्ट्रक्चर भी डिस्कस हो? यानी एक ही जजमेंट को आप 3-3 जगह पे रेफर कर सकते हैं इफ यू वांट। हाँ अनुज जी प्लीज। सर एक बार समराइज कर पाएंगे कि कैसे नेविगेट कर रहे हैं हेड नोट्स को? मैंने ये कहा हेड नोट्स का जो इटैलिक पार्ट जहां खत्म होता है, एससीआर का हेड नोट्स, जो पहले पुराने नए इधर 5 साल से पैटर्न चेंज कर दिया है, और यदि आप पहले पुराने पैटर्न को आप देखेंगे तो ऑलरेडी अडॉप्ट हो जाएगा वो, यू वुड बी इक्विप्ड टू फाइंड आउट। तो उसके बाद क्या होता है ना, बोल्ड लेटर शुरू होता है और वहीं पर फैक्ट शुरू होता है इस केस। सो किसी भी केस का फैक्ट एंड इश्यूज, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट और सेंट्रल पार्ट है। बिना उसको समझे आप कुछ भी पढ़ते रहिए, हवा में घूमते रहेंगे, माने अपना बैलेंस ही बनाते रहेंगे और समझने की कोशिश करते रहेंगे कि यहाँ है क्या। लेकिन मेरा पहला पॉइंट ये कि सबसे पहले आपको एससीआर हेड नोट्स का वो पोर्शन पढ़ना चाहिए जहां आपको इश्यूज समझ में आ जाए, केस समझ में आ जाए। Am I right or wrong? करेक्ट, बिना फैक्ट्स के तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद आप ऊपर वाले इटैलिक पोर्शन पर आ जाएं और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। Am I right or wrong? So the order, किस ऑर्डर में उसको पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे उसको समझना है। तो 2 पेज पढ़ के आप पूरा का पूरा जजमेंट जब समझ सकते हैं तो एटलीस्ट उतना तो पढ़ना बनता है सर। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत डिटेल में जाने के बजाय एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप इस 64 वाली जो हाईलाइटेड केसेस हैं उसके इतने पोर्शन तो आप हर हालत में पढ़ें। एंड यू बिलीव मी कि एक में एडॉप्ट करने में आपको हार्डली 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। आप अटेम्प्ट लेकर के देख सकते हैं, मतलब शॉर्ट पीरियड में एग्जैक्ट चीज को समझने, और वही चीज आपको वहां रेफरेंस में मिलना है। सो रिकॉल करने में भी परेशानी नहीं होगी। अब आप एससीसी पढ़ें, मनुपात्रा पढ़ें, इमकाना ढिमकाना जो भी पढ़ना है पढ़ें, वो वहां कैसे हेल्पफुल। जो फैमिलियर कंटेंट है वो आपको वहां मिल जाता है एग्जैक्टली इन द सेम ऑर्डर। एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट सर। फिर नंबर क्यों नहीं आते हैं लोगों के? ये तो सभी को ही है, वहां पर मिलता तो सभी को ही है। देखिए, नंबर का नहीं आना सीधा सीधा एक बात पे डिपेंड करता है, जो कल का डिस्कशन था। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इफ दे आर आस्किंग प्रिंसिपल, you are writing example, how it can be awarded into the marks. Any answer must be supported by authority. Without authority आप अपना opinion उड़ेल के आ रहे हैं। For example, I am not saying to anyone, it cannot be appreciated. Even आप appreciate नहीं करेंगे उसको। So जो आप कह रहे हैं उसकी अथॉरिटी, उसका रेफरेंस होना चाहिए। यस मैम। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे पास वहाँ पे हेड नोट्स होंगे सारे। अब हमारे लिए एक क्वेश्चन भी आ गया है। उस क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ हेड नोट का पार्ट ही वहाँ पे लिखने की जरूरत पड़े, या वही अगर समझ में आता हो, अगर उसी को रिप्रोड्यूस कर दें और उसको फिर थोड़ा अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दें कि इसका ये आंसर निकलता है या इसका ये एक्सप्लेनेशन। साफ बतला दूं कि एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ पैराग्राफ, एंटायर पैराग्राफ डज नॉट रिफ्लेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग। जी सर। Even
reshuffle into the order of sentence in a paragraph. जी वो भी आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि बंदे ने कुछ समझा है, यू नो, लेकिन टू द पॉइंट आंसर, कंपोज इन योर ओन लैंग्वेज, इवन कंटेंट आपके सामने, अब आप कितना चाहते हैं, मैंने एग्जामिनर आकर के लिख भी दे, नहीं समझा आपकी बात, समझे नहीं, एक्सपेक्टेशन कितना है, मैंने आप पहली रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इशूज क्या है और उसके आंसर क्या है, ये आप समझना पड़ेगा आपको। और इशूज के लिए मैंने क्लियरली बताया, एससीआर से बेस्ट डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि वो इटैलिक खत्म होने के बाद एक बोल्ड लेटर में सबसे पहले उसकी पूरी कहानी या इशू सारा दे देता है। आपको बहुत भटकने की जरूरत है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप सीधा उंगली वहां रख करके रीडिंग शुरू कर देंगे, विदाउट अब्यूजिंग इवन फ्रैक्शन ऑफ, यू नो, मतलब एससीआर हेड नोट्स सो साइंटिफिकली डिजाइन्ड कि उसका कोई जवाब नहीं है। इट्स अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ना, और ऑथेंटिक तो है ही। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं कभी भी एससीसी और अदर डॉक्यूमेंट्स को कभी नहीं देखूं यदि एससीआर मेरे सामने। और आई एम ग्रेट थैंकफुल टू द जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई, जिन्होंने इंटायर एससीआर को पब्लिक कर दिया है। मुझे किसी का पता नहीं, यदि सबसे ज्यादा किसी को खुशी हुई है एससीआर को देख करके तो वो मुझे हुई। जानते हैं क्यों? ये जो मनिका गांधी की बात मैं बतला रहा हूं, मैं कैसे इसका साइटेशन मैंने लिया था हेड नोट्स का, आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे अंदर से। मैं भी याद करता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। 10 बजे लाइब्रेरी में 3-4 किताबें हैं, लेकिन मनिका गांधी का वो सारा पेज फटा हुआ है। अभी अभी मैंने मनिका गांधी डिस्कस किया और आपने शायद ये एसेस किया होगा कि मेरे हार्ट के कितने क्लोज हैं वो जजमेंट। मैंने हेड नोट्स पढ़ने के लिए कोर्ट नंबर 4 में 10 बजे जाकर के बैठता था, इसलिए क्योंकि वहां एससीआर के वो बुक थे और बुक को निकाल करके मोबाइल से मैं फोटो खींचता था डेली। 10:30 बजे तक उस बुक से, किताब से फोटो खींचता था, एंड आई एम सॉरी टू से दैट विदाउट आस्किंग टू एनीवन। और जब कोर्ट शुरू होती थी मैं उसको बाहर लाता था, उसका मैंने कंपाइल करके प्रिंट निकाल करके तब उसको मैं पढ़ता था। आपके सामने इंटायर हेड नोट्स तो छोड़िए, पूरा का पूरा जजमेंट उन्होंने दे दिया। आप समझ रहे हैं, एससीसी का सब्सक्रिप्शन लेने की किसी को जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 4 में, कई बार कोर्ट नंबर 1 में नहीं किया मैंने, कोर्ट नंबर 3 में, जहां साइड में आप खड़ा होते हैं और बुक लगी होती है, उस जगह पर मैंने बुक लोकेट किया कि एससीआर के बुक कहाँ है, मनिका गांधी का साइटेशन कौन सा है, और उस साइटेशन के उस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने मोबाइल में कॉपी की, इवन डेट के साथ लिखा हुआ, आई विल शेयर विथ यू पीपल। रिसोर्स ही नहीं था, आज उन्होंने किया है। अब फिर भी मैंने एससीसी नहीं देखा। And I am literally thankful to the registrar, especially to Deepak Jain, जिन्होंने पूरी हेड नोट्स की कंपाइलेशन एग्जाम में देने का कल्चर शुरू किया। एंड रियली इट्स हैट्स ऑफ हर एक का। अदरवाइज क्या होता था कि एग्जामिनर, मैंने स्टूडेंट्स होते थे ऑलमोस्ट 100 और कॉपी होता था ऑलमोस्ट 10 और 20, तो हर एक को वो कंपाइलेशन नहीं मिलता था। इन 17 इनसे ये 18 में भी नहीं मिलता था। 18 में उन्होंने शुरू किया दीपक जैन ने, उस समय वो रजिस्ट्रार थे, कंसर्न टू भाई सेक्रेटरी थे ईआर एग्जामिनेशन। So it is in terms of authenticity, in terms of एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर, एससीआर को मैं अप्रिशिएट करता हूं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, टैक्स पेयर्स के मनी का एफर्ट्स है, और सबसे बड़ी बात ओपन टू पब्लिक अब किया गया है, सॉफ्ट कॉपी। जब चाहे जो चाहे आप फाइंड आउट कर सकते हैं,
और तो और मतलब अपडेट करके दिया जा रहा है। इससे पहले मैं क्या करता था, 10 से लेकर के 14 तक SCR के सर्टेन वॉल्यूम्स पब्लिश होते थे, वो टर्मिनेट हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ था, मैंने ऐसा लगा कि मेरा किसी ने किडनी निकाल लिया और मेरा हाथ पांव में फूल गया। अब मैं क्या करूं? सो SCR मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैंने कई तरीके से उसको देखने का, समझने का कोशिश किया है, उस पैटर्न को एग्जाम में यूज करने के लिए भी और वैसे भी। आप यूज कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली। इवन एक ओपनिंग पैराग्राफ में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जरूर दें। कंपोजिशन हो सकता है वहीं से आप वर्ड पिकअप करें, लेकिन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन, एटलीस्ट इट इज योर स्किल। इवन आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। मतलब जो चीज उनको चाहिए, और एक चीज बिल्कुल ध्यान दें कि जो वो पूछ रहे हैं वहां पर सेंट्रल फोकस रहने की कोशिश करें। एग्जामिनेशन ये जो है ना, होता क्या है कि जो हम जानते हैं वो हम सारा लिख करके आते हैं। कैंडिडेट सेंट्रिक एग्जाम नहीं है, इट इज द क्वेश्चन सेंट्रिक। क्वेश्चन के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ना कि आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करें। डिफरेंट चीज मैं बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सोचिएगा इस चीज को। यही चीज कोर्ट में भी मैंने रियलाइज किया। मे बी स्ट्रेटेजिक समटाइम्स। मतलब जो आप जैसे मान लीजिए कोर्ट में केस प्रिपेयर करके गए हैं और आप अपने हिसाब से जो प्रिपेयर करके हैं वो कोर्ट को सुनाना चाहते हैं। कोर्ट की स्पेसिफिक क्वेरी है, कोर्ट चाहती है कि आप उस क्वेरी को सिर्फ रिस्पॉन्ड करें। दोनों में अंतर है ना। एनीवे, उस पॉइंट पे डिस्कस करना थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली आप पढ़ें और उसका जो आंसर है उस आंसर को स्मार्टली रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा, फिर भी आपको सराउंडिंग में स्मार्ट आंसर वहां रिस्पॉन्ड करके आना है, क्योंकि 3 घंटे के बाद वो खत्म, फिनिश। और कोई क्वेश्चन? यस सर, वो तो 15 केसेस स्पेसिफिकली मेंशन करे गए हैं मैम की कंपाइलेशन में, वो इनफ है? बस उसी को करके जाए या नहीं, वो एटलीस्ट जरूरी है। मैम ने क्लियरली कनेक्ट किया है कि सम प्रिंसिपल्स आर कनेक्टेड थ्रू दिस केसेस। आप उसको रियलाइज करें, सर्टेनली यू विल रिस्पॉन्ड। मैंने और जो मैं बतला रहा हूं ना कि इटैलिक पोर्शन इतना पढ़ करके आप सब में फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना तो मिनिमम आपको पढ़ना ही चाहिए। सर एक क्वेश्चन है, इफ यू अलाउ मी टू। सर जैसे ये जो एंटीसिपेटरी विल का जजमेंट है सुशीला अग्रवाल वाला, ये लास्ट ईयर भी आया था और मैम ने इस बार भी हाईलाइट किया है, तो टेंडेंसी क्या रहती है सर? रिपीट करते हैं जिससे? नहीं, क्वेश्चन सेम। देखिए, आप जरा देखेंगे, खास करके इसकी बात करें आप सुशीला अग्रवाल के, इज देयर डिसाइडेड ओनली वन क्वेश्चन? इज देयर इवॉल्व ओनली वन प्रिंसिपल? इज देयर ओनली पॉसिबिलिटी टू फ्रेम वन क्वेश्चन? ओके, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। Got मतलब ये है कि हमको लगता है कि सुशीला अग्रवाल आ गया, वी आर लुकिंग लाइक सुशीला अग्रवाल इज द वन केस, लेकिन सुशीला अग्रवाल में कई प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए हैं, कई इश्यूज थे उसके आंसर हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे कंडीशन हैं। वो कौन सा पूछते हैं ये उनका डोमेन है। यू नीड टू प्रिपेयर कि यदि ये पूछें तो मुझे ये आंसर करना है, ये पूछें तो ये आंसर करना है, और ये पूछें तो मुझे ये आंसर करना है। Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Even आप जरा देखें, बेस्ट एग्जांपल देखें लास्ट ईयर का क्वेश्चन, तो ललिता कुमारी का क्वेश्चन। ललिता कुमारी में 3 पार्ट A, B and C। इवन आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन इटसेल्फ कंटेन 2 and 3 पार्ट।
and each part is the entity. You need to respond each part fairly and properly in a specific one paragraph at least, and that's they are asking. अब आप वहां रिफ्लेक्शन ये दे रहे हैं कि मैंने ये पैरा यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, meaning thereby कि we are not focusing on understanding the case or principle, we are focusing on how to pass the exam and how to make the copy. थोड़ा सा एटीट्यूड, दिस इज ऑल अबाउट कंसर्न टू द एटीट्यूड, माइंड सेट में थोड़ा बदलाव कर लीजिए. आप सिर्फ ये कहिए कि जो जो केस दिया हुआ है उस केस के फैक्ट को मुझे समझना है और उस पे जो फाइंडिंग है उसको मुझे इटैलिक से मैप कर लेना, दैट्स इट. उसमें इतना करने में आप फैक्ट को भी समझेंगे, केस को भी समझेंगे और आपके लिए रिस्पॉन्ड करना बहुत आसान हो जाएगा. यदि एग्जामिनर क्वेश्चन जैसे भी वहां पुटअप करे आपको आंसर मिल जाए. दैट इज द ओनली माई कंसर्न थिंग कि हेड नोट्स को आप इसको इस तरीके से आप रीड करें और स्पेशली उन्होंने जो जो पॉइंट दे रखा है उतना तो जरूर करें, उतना जरूर करें. और ब्यूटीफुली ये काम हमने किया था. आप ये 64 केस का कैटेगराइजेशन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का अलग, AR अंतुले और इसका अलग, ये मेरा डॉक्यूमेंट पिछले 3-4 सालों से कई ग्रुप पे घूम रहा है. एंड आई एम थैंकफुल टू दैट पार्ट कि भरत जी ने उसी का नंबर लेकर के मुझे कॉल किया कि सर ये आपने तैयार किया, इसका क्या मतलब है क्या नहीं है. वो कैटेगराइजेशन और कनेक्शन करने में कितना टाइम लगता है, आप देखिए आपका कितना टाइम उन्होंने सेव किया है. उन्होंने कहा है कि देयर इज अ कॉमन थ्रेड, मीनिंग देयर वाई द क्वेश्चन मे बी वेंट थ्रू दैट, नॉट गारंटीड बट इट इज देयर समथिंग. आप उसके सराउंड में रहेंगे ना, और बिलीव मी बहुत लिबरल एंड प्यारा मार्किंग होता है यहाँ. आप इतनी तरीके से टू द पॉइंट आंसर किया आपको मार्क्स मिलेगा. आई गिवन यू द प्रूफ ऑफ माई आंसर शीट. एक पढ़ने में मैंने लिखा है 11 नंबर मिले. बताइए बिलीव करने वाली बात है. और 9 पेज में इंटायर पेपर मैंने लिख दिया. एनी मोर क्वेश्चन प्लीज. सर आपका तो टाइम से पहले हो जाता होगा सर आंसर पेपर. अरे नहीं भाई साहब, मैंने आपको बोला ना कि आधे घंटे मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं आपको सीधी सीधी बात बतला दूं कि मैंने जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में मैंने बैठ करके सोचा है, विच इज वेस्टेज ऑफ टाइम और अनप्लान्ड लोगों की ये कहानी है. और ये प्रॉब्लम मैं ये चाहता हूं कि मुझे अब रियलाइज होता है कि यदि वो मैंने पहले किया होता तो शायद डिफरेंट मार्क्स होते. मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी प्लानिंग पहले कर ले. और एग्जामिनेशन हॉल मैंने बोला ना कि मैंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑन पुट्टास्वामी और ये मनिका गांधी इस पे वेल प्रिपेयर्ड था कि ये मुझे लिखना है. एंड हाफ एन आवर आई वाज कंफ्यूज कि कैसे कैसे उसको कनेक्ट करें. बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन प्रेशर, टाइम इज गोइंग ऑन. तो आधे घंटे मुझसे कुछ लिखाया ही नहीं. Then start thinking and start writing. मैंने ये नहीं कि उसको कॉपी लिया, जब हिंट की जरूरत पड़ी लिया, लेकिन on the spot I was start thinking and writing. So it is the time taking. पेन फ्लॉलेस तब जाता है कि आप सीधा एकदम सिंक रहे और पेन फटफट पार करता रहे. लेकिन जैसे ही आप सोचेंगे, कंसीडर करेंगे तो पेन रुकेगा. उस समय आप पंखा देखेंगे. मेरे साथ ये होता. Any more question? So let us conclude the session. Kindly share those documents. That already I did, ma'am, in the group. Okay. Thank you. That so already much. I did. So first of all, I shared into the group. Then started displaying in this. मतलब मैं पहले इसलिए पुश नहीं करता हूँ ना कि क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के बाद बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट किया जाता है. Yes sir. Share this sealed cover judgment also. Sealed cover judgment also. Sealed cover judgment. ठीक है, मैं ग्रुप पे डालता हूँ. Sir, please share that device individual judgment as well. That's why the sealed cover judgment, what he was talking about. Give me a minute, let me just
Where is that adjustment seat cover? मैंने वो जो हेड नोट का कंपाइलेशन है वो भी शेयर कर दीजिएगा सर। ये तो मोना मैम ने ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे दे रखी है, आप वहां से ले लीजिए। That is already available on the Supreme Court website, and even anyone have in this group, they may share to all of you. मैं वो शेयर कर दूंगा, मैं जरा सा उसको सेव कर लूं, then I'll share within 10 and 20 minutes. सर वो ग्रुप में आ चुकी है, कोई शेयर कर चुके हैं, प्रकाश जी हैं। सील्ड कवर। हाँ जी, हाँ जी। Then it's दे दिया उन्होंने। प्रकाश जी, thank you. So I hope कि बिट कंफर्ट जोन आप लोगों को होगा इवन स्ट्रेटजी बनाने में और इवन इम्प्लीमेंट करने में, एंड इट विल सर्टेनली रिफ्लेक्ट इनटू योर मार्क्स। सो दीज टू अप्लाइड एंड चैलेंजिंग पेपर मैंने एज ए चैलेंज लिया और आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की हिम्मत की, और आप लोगों ने अप्रिशिएट किया और सुना, एंड थैंक यू वेरी मच। अभी भी 45 लोग पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं। सुबह सुबह 5:30 बजे बैठ जाना, दिस इज नॉट अ जोक। Sir, one more thing. I missed few of your sessions. Is it possible that that can be shared if it's been recorded? The last few सर sessions. सुरजीत सिंह सर हैं, वो उन्होंने रिकॉर्ड किया है लास्ट टाइम। मैंने किया नहीं क्योंकि मेरे पास वो फैसिलिटी है नहीं। इफ समवन डिड प्लीज शेयर, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि ये वेलफेयर के लिए और आप लोग उसको उससे कुछ सीखेंगे, कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आएगा। यस सर। YouTube you will get it. हाँ, that is also in the group में भी डाला हुआ है, उन्होंने YouTube पे मैप कर दिया है, you can find out from there। पीछे का 2-3 लेक्चर हो गया ना सर? 2 कर दिया सर, एक आज अभी थोड़ी देर में हो जाएगा और आज वाला मैं शाम तक कर दूंगा। Today is the 4th and tomorrow is the last one and 5th one. कर लेंगे सर। ये हमारा शेड्यूल था। यदि आप कहें तो आज बाइंड अप कर लेते, क्योंकि मैंने अपने एंड पे कर लिया है। कल आप लोगों की यदि कोई डाउट्स हैं कंसर्न टू एनीथिंग, देन वी विल सेट एंड डिस्कस। What about paper 1 and paper 3? मैम, Paper 1 and इस शॉर्ट पीरियड में 1 and 3 को कवर करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं ये कहूँगा कि इस पे आप लोग इन्वॉल्व ना हो, अपने आप पे थोड़ा सा रियलाइज करें, क्योंकि टाइम बहुत कम था तो इसमें किया जा सकता था। आप यदि चाहें तो कल हम लोग पेपर 3 डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जरूर, काइंडली। Paper 1 and 3 for tomorrow, sir. ठीक है, कल दोनों कर लेते हैं इन पार्ट पेपर 1 पेपर 3, एंड आई विल बी फोकस ऑन सर्टेन इश्यूज, यानी ऑल ज्यूरिडिक्शन वाला जो पार्ट है वो मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि कहाँ से एक अच्छा नोट्स अवेलेबल है, और एथिक्स में थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स, तो क्लियरली आपके डाउट्स को ही मैं डिस्कस करूंगा, नथिंग। Around 5:30? Yes, 5:30 to this time 7:30. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you so much. All the best for all of you. Thank you very much, sir. Thank you. Good day. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Good day.